एक बार एक पार्टी में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों मौजूद थे। पार्टी को होस्ट करने वाली बिल गेट्स की माँ थी और उन्होंने दोनों को इंडिविजुअली एक पीस ऑफ पेपर दिया और पूछा कि तुम दोनों जो इतने सक्सेसफुल हो उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा। और आपको पता है दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग एक पीस ऑफ पेपर दिया गया और दोनों ने एक ही वर्ड लिखा और वो था फोकस। दोस्तों फोकस एकमात्र ऐसा वेपन है जिससे आप जिंदगी के किसी भी फील्ड में बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। आपने बाज को तो देखा ही होगा कैसे वो अपना शार्प लेजर फोकस से अपने टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर लेता है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही बंदे सिद्धार्थ लाल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपनी शार्प लेजर फोकस से एक डूबती हुई कंपनी को भारत की टॉप लीडिंग कंपनी बना दी है जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं डिस्टिन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। विच इज द ग्लोबल ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड विद कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। हिंदी में बोल देता हूं, विश्व का ऐसा कौन सा सबसे पुराना मोटरसाइकिल ब्रांड है जो कि आज तक अपने प्रोडक्शन को जारी रखे हुए है। अगर इसका आंसर आता है तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट बता देना और अगर नहीं आता तो कोई लोड नहीं है, वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा कुछ ब्रीफ में जान लेते हैं कि रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री क्या थी। तो रॉयल एनफील्ड की कहानी शुरू होती है दोस्तों इनफील्ड मोटर से, जो कि ब्रिटिश की कंपनी हुआ करती थी और उस समय ये कंपनी सिर्फ साइकिल वगैरह या फिर उसके कंपोनेंट्स वगैरह बनाने के काम करती थी। और समय को देखते हुए इन्होंने अपने काम में इनोवेशन लाया और 1899 में इन्होंने क्वाड्री साइकिल अपना लॉन्च किया था। और बात करें इनके मोटरसाइकिल की तो साल 1901 में इन्होंने सबसे पहला अपना मोटरसाइकिल जो है वो बनाया था, जिसमें एक बहुत अनोखी बात क्या थी कि इन्होंने जो इसमें इंजन लगाया था वो था 239 सीसी का इंजन। तो इसकी जो डिमांड है ब्रिटिश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी क्योंकि ये अलग इनोवेशन के साथ अपना बाइक इन्होंने लॉन्च किया और देखते देखते काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने लगी इसकी। और इन्होंने फिर देखा भैया कि अब ग्लोबल एक्सपैंड हमको करना चाहिए और फिर इन्होंने ध्यान लगाया इंडिया की तरफ क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट था। और साल 1949 में इंडिया के अंदर इन्होंने एंट्री मारी और आप सभी को पता है कि 1947 में हमारा भारत जो है आजाद हुआ था। उसी के बाद से हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने इनको ऑर्डर दिया था 800 मोटरसाइकिल्स का, जो कि 350 सीसी की हुआ करती थी। और उन्होंने ये ऑर्डरिंग इसलिए करी थी कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं या जो पुलिसेस हैं जो कि बॉर्डर पे पेट्रोलिंग वगैरह का काम करते हैं वो उनके लिए होती थी। तो इसलिए भी इनका डिमांड जो है इंडिया के अंदर ये स्टार्टिंग जब हुआ तो ये आर्म फोर्सेस के लिए हुआ। फिर साल 1955 में इनफील्ड मोटर्स ने पार्टनरशिप किया मद्रास मोटर्स के साथ ताकि उनके जो भी मोटरसाइकिल्स हुआ करते थे उनके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर असेंबलिंग हो वो पूरे इंडिया में ही कर सकें। और उस समय उनका नाम पड़ा था इनफील्ड इंडिया, जिसे आज आप सभी रॉयल एनफील्ड के नाम से जानते हो। और फिर इस रॉयल पूरे इनफील्ड को एक्वायर कर लिया साल 1994 में ईचर ग्रुप्स ने। और बात करें ईचर ग्रुप्स की तो ईचर ग्रुप्स उस समय के हिसाब से काफी बड़ी कंपनी थी क्योंकि उनका डाइवर्सिफिकेशन काफी बड़ा था। वो 15 अलग अलग बिजनेसेस मैनेज किया करते थे, लेकिन वो 15 बिजनेसेस अलग अलग मैनेज करने के कारण ही वो काफी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हमने देखा अपनी पिछली केस स्टडी में भी कि कैसे अनिल अंबानी डूब जाते हैं कई कई बिजनेसेस पे एक साथ ध्यान देने के कारण। तो इस कारण रॉयल एनफील्ड को भी काफी हद तक सस्टेन नहीं कर पा रहे थे मार्केट के अंदर और देखते ही देखते ये कंपनी काफी ज्यादा लॉस में जाने लग गई ईचर मोटर्स। क्योंकि जहां इनके रॉयल एनफील्ड के प्लांट्स थे उसकी कैपेसिटी थी भैया 6000 बाइक्स वो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन कर सके पर मंथ के हिसाब से, लेकिन इनका सेल कुछ उल्टा ही डाटा दिखा रहा था। सेल इनका बता रहा था कि भैया कि 2000 बाइक्स भी नहीं निकल रहे हैं इनके। और इसीलिए देखते ही देखते कंपनी काफी ज्यादा लॉस में जाने लग गई और इन्होंने फिर फाइनली डिसाइड कर लिया कि रॉयल एनफील्ड को हमें बेच ही देना चाहिए। तब तक इनके रॉयल एनफील्ड ब्रांड के जो सीईओ थे वो थे सिद्धार्थ लाल, जो कि पूरे ईचर ग्रुप्स के सीईओ विक्रम लाल के बेटे थे। सिद्धार्थ लाल के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो सिद्धार्थ लाल भैया बचपन से ही राइडर इंथुसियास्ट थे, मतलब मोटर बाइक्स के अंदर इनका काफी ज्यादा पैशन हुआ करता था शुरुआत से ही। और इनके कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इन्होंने भैया पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। साथ ही इन्होंने मास्टर्स डिग्री भी ली है इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी से, जहां पर इन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का डिग्री लिया हुआ है। इनका बचपन से ही काफी ज्यादा शौक था मोटर बाइक्स के अंदर ही और इसीलिए इनको सीईओ भी बनाया गया था कि रॉयल एनफील्ड का ये सीईओ बनेंगे, काफी इनके हाथ में ये अच्छा मैनेज कर पाएंगे इसको। लेकिन जब मार्केट के अंदर रॉयल एनफील्ड का कुछ खास परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहा था और जब इसको बेचने का नौबत आ गया साल 2004 में ही सिद्धार्थ लाल को पूरे ईचर ग्रुप्स का सीओओ बना दिया गया, बोले तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिसके अंदर वो सारा कुछ ऑपरेशन जो है खुद ही कंट्रोल करेंगे। और उस समय इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं अपने रॉयल एनफील्ड के ब्रांड को डूबने ही नहीं दूंगा। और अब सिद्धार्थ लाल ने सबसे पहले अपने पूरे ईचर ग्रुप्स के जितने भी कंपनीज थे सबको स्टडी करना शुरू किया। मालूम करने में पता चला कि ज्यादातर जो कंपनीज थी वो लॉस में ही ऑपरेट कर रही थी और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भैया उसमें से 13 बिजनेसेस हम बेच देंगे।
बोले तो 15 बिजनेसेस में इनका क्या क्या आता था, वो कंपोनेंट्स वगैरह, मोटरसाइकिल्स वगैरह, ट्रैक्टर्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह, गारमेंट्स वगैरह, फुटवियर वगैरह और भी कई सारे बिजनेस सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे थे। उसमें से उन्होंने 13 बिजनेसेस को बेच दिया और सिर्फ 2 बिजनेसेस पे फोकस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला था उनका रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का ब्रांड और दूसरा था इनका ट्रक्स का, जो कि कमर्शियल व्हीकल के रूप में काम करती थी। और इन 13 बिजनेसेस के अंदर ही उनका एक ट्रैक्टर का भी बिजनेस था, जिससे सिद्धार्थ लाल के दादाजी ने शुरुआत करी थी। काफी लोगों ने उन्हें मना भी किया कि ये सब बिजनेस नहीं भेजना चाहिए, पूर्वज के बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए, आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट देगी ही देगी। काफी लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भैया अब इनके ग्रुप को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सिद्धार्थ लाल जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं, और इसलिए उन्होंने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, ना ही वो इमोशंस में बहे कि कौन सा बिजनेस हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और फिर इन्होंने अपने सारे पैसे को, सारे रिसोर्सेज को, सारे मैन पावर को सिर्फ 2 ही बिजनेस के अंदर डाल दिया, और वो था पहला रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का व्हीकल और दूसरा था एक कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स का, जिससे आज आप सभी ईचर ट्रक्स के नाम से जानते हो। अब चूंकि इनका राइडर में काफी ज्यादा पैशन था, तो इन्होंने सबसे पहले फोकस किया अपने मोटरसाइकिल ब्रांड रॉयल एनफील्ड के अंदर। वो भैया निकल गए अपने कुछ टीम मेंबर्स के साथ, 1000 ऑफ किलोमीटर्स की राइड के साथ उन्होंने अपने बाइक की टेस्टिंग करी कि इसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं हमारे कंज्यूमर्स को। और उनकी सारे टीम मेंबर्स ने मिलकर 3 ऑब्स्टेकल्स निकाले थे, जिसमें सबसे पहला था भाई, वो था गियर शिफ्ट को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि रॉयल एनफील्ड के अंदर पहले जो उनका गियर आता था वो राइट लेग के साइड आया करता था, फिर इन्होंने इसको लाया लेफ्ट लेग के साइड, और इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया अपने बेहतरीन बनाने के लिए। दूसरा जो इन्होंने ऑब्स्टेकल देखा था दोस्तों, वो था इनका ऑनली किक स्टार्ट को लेकर के। आपने ये फेस किया होगा पहले भी कि रॉयल एनफील्ड जब पहले आती थी तो उनके पास स्टार्ट करने का बस एक ही प्रोसेस था, वो था किक को लेकर के। बोले तो किक मारो तभी रॉयल एनफील्ड स्टार्ट होगी, जो कि काफी ज्यादा किक मारने के ऊपर बाउंस बैक भी करती थी, जिससे कई बार तो यहाँ तक होता था कि उनके जो कंज्यूमर्स होते थे उनके पैर पर भी काफी बुरा झटका लगता था, कई बार तो टूट जाया करते थे पैर। तो फिर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया और सेल्फ स्टार्ट भी इसके बाद लाया गया रॉयल एनफील्ड के अंदर। और तीसरा जो इन्होंने प्रॉब्लम फेस किया अपने इंजन को लेकर के, तो ये चीज आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी कि रॉयल एनफील्ड के अंदर पहले जो इंजन आया करती थी वो थी लोहे की, आयरन की बनी हुई, जिसके कारण क्या होता था कि कई बार जो ऑयल्स होते थे वो लीक किया करते थे, या फिर अगर हम बात करें तो इनके जो इंजन थे वो काफी बार, कई बार सीज हो जाया करती थी। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना अल्युमिनियम का इंजन अपने अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ इनको डर भी था कि हमारे जो पुराने कंज्यूमर्स हैं उनके प्रेफरेंसेस पे कोई हट ना हो, उनको कोई चोट ना पहुंचे, वो कहीं हमारे कस्टमर से छूट ना जाए। हालांकि हम नए कस्टमर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, नए अपने में इनोवेशन लाना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन इससे पुराने कस्टमर्स हमारे ना छूट जाए। तो वहीं को दूसरी तरफ ये भी डर था, क्योंकि पहले जब इंजन के अंदर जो आयरन या लोहा जो यूज होता था, उसके कारण वाइब्रेशंस और जो बीट मिलती थी वो आज के एल्युमिनियम में आपको देखने को नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स। तो यही डर उनको उस समय भी सताता था, और इसीलिए उन्होंने काफी सोच समझकर अपने काफी टीम मेंबर से काफी ज्यादा एनालिसिस किया, और आखिरकार उन्होंने ये तीनों चेंजेस को अपने अंदर लाया। और आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज रॉयल एनफील्ड के अंदर जो इंजन का उपयोग किया जाता है वो भी काफी हार्ड मटेरियल के बने हुए होते हैं। हालांकि वो अल्युमिनियम या आयरन के पूरे पूरे नहीं होते हैं, काफी अलग अलग मटेरियल्स के सॉफ्टिंग मिला करके वो होते हैं, जिसके कारण से जो उनका पुराना रॉयल एनफील्ड का वाइब्रेशन या जो बीट हुआ करता था वो तो नहीं मिल पाता है, लेकिन काफी हद तक उससे मीटअप जरूर हो जाता है। और फिर इसी इनोवेशन के कारण इनको मार्केट में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, और इनके सेल्स में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ। बोले तो 2005 में इन्होंने अपना जो टोटल बाइक सेल किया था वो था लगभग 25,000 क्वांटिटीज, और वहीं 5 साल बाद 2010 में इन्होंने जो टोटल बाइक सेल किया था वो था लगभग 50,000 का। और फिर देखते ही देखते फिर तो इन्होंने रुका ही नहीं, और अलग अलग प्रमोशंस, अलग अलग ब्रांडिंग के जरिए अपने ये मार्केट में छाप छोड़ते चले गए। हालांकि मैं बता दूं दोस्तों कि इन्होंने टीवी का सहारा अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए काफी कम लिया, और इन्होंने अपने पुराने जो प्रमोशंस किया करते थे ये उसी के ऊपर इन्होंने इंटीग्रेट किया। जैसे अगर हम अभी बात करें तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। इनका जो सबसे पहला स्ट्रेटजी था दोस्तों वो था इनके प्रोडक्ट इनोवेशन स्ट्रेटजी को लेकर के। हमने पीछे भी बात करी कि इनका प्रोडक्ट्स का इनोवेशन इन्होंने कैसे कैसे किया। अब इनका बात आ गया इनकी पोजीशनिंग को लेकर के। तो इन्होंने जो अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की थी, अपने बुलेट की पोजीशनिंग की, वो भी ये अलग अलग टारगेट कंज्यूमर्स के ऊपर थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो बुलेट का उपयोग इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन किया था, वो थे हमारे इंडियन के आर्मी। तो इन्होंने वहां देखा कि हमारे इंडियन आर्मी कितने मजबूत है, वो मतलब स्ट्रांग है। तो इन्होंने वहां स्ट्रांग पावर को इंडिकेट किया कि जो लोग पावर्स को दिखाएंगे या फिर लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं तो उनके लिए बुलेट काफी अच्छा सूट करेगा उनके ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने वहां टारगेट कंज्यूमर किया स्ट्रांग पावर के ऊपर। फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना सिंगल सीटर, जिसको भैया अकेले ट्रैवल करना है तो उसके लिए क्लासिक 350 या फिर क्लासिक 500 का बाइक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ताकि उन लोग अकेले ट्रैवल करने का मजा ले सकें। फिर उन्होंने एडवेंचरस लोगों को, जो कि ज्यादा टूर वगैरह पे जाया करते थे, उनको टारगेट करने के लिए अपना बाइक इंट्रोड्यूस किया हिमालयन।
तो वहां पे ये कई सारे स्पॉन्सरशिप भी किया करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो गोवा का राइडर मेनिया हो गया, या फिर टूर ऑफ तिब्बत हो गया, वन राइड हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं तो हिमालयन जो उड़ीसी करके है, वो सारे इवेंट्स, जितने भी टूर के इवेंट्स हुआ करते थे, वो सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया करते थे या फिर स्पॉन्सरशिप किया करते थे। तो इनके कारण भी जम भर के जो टूर कहीं भी जाया करते थे, आप सभी भी देखते होंगे, अगर टूर का नाम आए और दोस्तों के साथ जाने की बात आए तो सबसे पहले दिमाग में बुलेट ही आता है। तो इस तरह की इन्होंने एक सब कॉन्शियस लेवल पे लोगों की माइंड के ऊपर अपना जो कब्जा है वो बना के रखा है। दूसरा जो इनका स्ट्रैटेजी था दोस्तों, वो था इनका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के। अब आप सभी बोलोगे कि भैया इनका प्राइस तो काफी ज्यादा हाई हुआ करता है रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि अगर हम बात करें इनके अदर कॉम्पिटिटर्स की, अलग अलग कंपनीज की, तो जो सेम सीसी का बाइक रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड करती है, वो सेम सीसी का बाइक कम दामों में अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड किया करती हैं। तो इनका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे हुआ? तो यहाँ पे ये इमोशनली खेलते हैं, लोगों से इमोशनली कनेक्शन बनाते हैं, जहां पर ये प्रीमियम चार्ज करते हैं लोगों को। इसका एक और सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों एप्पल के आईफोन्स। अब भैया एप्पल का आईफोन्स हो या फिर रॉयल एनफील्ड की बुलेट हो, इन दोनों का जो फैन बेस है मार्केट के अंदर अलग लेवल का है। आप देख लो कि अगर कोई भी बुलेट चला रहा है या फिर कोई भी एप्पल का आईफोन यूजर्स है, तो उनको भैया कोई भी एंड्रॉइड सेट या फिर कोई भी अलग बाइक्स पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक यूजर बेस के लिए यूज नहीं करते हैं, काफी ज्यादा उनका इमोशनली कनेक्शन होता है अपने ब्रांड को लेकर के, और वो अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग खुद ही कर देते हैं। और यही कारण है कि इंडिया के अंदर इनका काफी ज्यादा प्राइस होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा कॉम्पीट कर पाते हैं अपने अपने कॉम्पिटिटर से, और इनका सेल्स भी काफी ज्यादा जनरेट करते हैं इमोशनली कनेक्शन बना करके इंडिया के अंदर। तीसरा जो इनका स्ट्रैटेजी था दोस्तों, वो था इनके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को लेकर के। अब चूंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग जो हुआ करता था पहले, वो सिर्फ चेन्नई के अंदर हुआ करता था, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज इनके 3 प्लांट्स हैं अक्रॉस द कंट्री। और वहीं अगर हम बात करें तो इनके जो बुलेट्स होते हैं वो 50 अलग अलग कंट्रीज तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और वहीं अगर बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई अलग अलग लोकेशंस के ऊपर वो भैया वहां पे डीलर बने हुए हैं, जो कि अलग अलग तरह के मल्टी ब्रांड की जो आउटलेट्स होते हैं वो रन किया करते हैं, बोले तो उसको चलाते हैं वहां पे। और अभी जो इनका मेनली फोकस है वो है टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि वहां पे ये देख रहे हैं काफी कम लोग हैं जो इनके प्रोडक्ट्स की अवेलेबल करवा रहे हैं, या फिर काफी कम लोग हैं जो यूज कर रहे हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो इनके 350 डीलरशिप जो आउटलेट्स हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में अपनी परचेस बनाते जा रहे हैं। और आज इनके पास टोटल 11,640 जो है वो डीलर्स हैं। साथ ही इनके पास अगर हम आउटलेट स्टोर्स की बात करें तो 900 से ज्यादा इनके पास स्टोर्स हैं, और 450 से ज्यादा इनके पास स्टूडियो स्टोर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। अगर हम बात करें, अगर स्टूडियो स्टोर्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इन्होंने अपना स्टोर जो है ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि इनको काफी ज्यादा सीमलेस फील होता है उनके कंज्यूमर्स को, कि जो भी बुलेट लेने जाता है उनके स्टूडियो स्टोर से इतनी ज्यादा कंफर्टेबल, इतना ज्यादा सीमलेस बनाया उन्होंने, मतलब पूरा ट्रेंडी को टारगेट किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैं कुछ ग्लिम्स दे रहा हूँ, कुछ फोटोज वगैरह हैं, आप देख सकते हो, इसी से आइडिया लगा सकते हो कुछ। तो इन्होंने इन्हीं 3 स्ट्रेटजी से अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को समझा, उनके प्रेफरेंसेस को समझा, और उसी के साथ अपने प्रोडक्ट की इनोवेशन भी करी, और काफी ज्यादा अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी सुधारा। और यही कारण से आज इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा डिमांड है मोटरसाइकिल के मिड रेंज में, जो कि वो बोला जाता है 250 सीसी से लेकर 750 सीसी की जो बाइक्स आती हैं, उसमें भैया ये मार्केट लीडर बने हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर। वहीं अगर हम बात करें इनका जो मार्केट शेयर है वो है 90% से लेकर के 95% तक। तो आप समझ सकते हो कि इनके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो दूर दूर तक कहीं इनका आता पता ही नहीं है। रॉयल एनफील्ड अकेले मार्केट किंग बना हुआ है आज के टाइम पे मिड साइज रेंज ऑफ बाइक के अंदर। और इनके सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि रॉयल एनफील्ड के बाइक्स की जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी उनके प्लांट के अंदर, वो काफी ज्यादा हुआ करती थी। वह इनके सेल्स की बात करें तो वो उल्टा परफॉर्म करती थी। लेकिन आज के हिसाब से बात करें तो आज इनका सेल्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि इनका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, इनका जो प्रोडक्शन प्लांट्स है, वो भी हैंडल नहीं कर पाता है। और रॉयल एनफील्ड के जो कंज्यूमर्स है कई बार उनको 2-3 महीने का वेट तक करना पड़ जाता है अपने रॉयल एनफील्ड की बाइक को मंगाने के लिए। और आज 2020 के हिसाब से ये 7 लाख बाइक जो है वो एवरी ईयर के रूप से मतलब सेल कर रहा है। तो उसी के साथ मैंने जो शुरुआत में अपना क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड कौन सा है जो कि आज भी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के साथ है, तो वो और कोई नहीं, द वन एंड ओनली रॉयल एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड बुलेट। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लेसन मिले होंगे इसके अंदर, और आपने काफी सारे लेसन सीखे होंगे सिद्धार्थ लाल से कि कैसे उन्होंने अपने सारे कंपनीज के ऊपर से ध्यान हटाया और सिर्फ 2 ही कंपनीज के ऊपर ध्यान लगाया और उसी को मार्केट लीडर के रूप में आज उभरे हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दो, साथ ही चैनल में पहली बार आए हो या कभी भी आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंच सके। हाँ, अगर कमेंट में कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लिया करना, वहां पे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करना, ताकि हमारे इंडिया के अंदर जो भी बुलेट लवर्स हैं सभी को पता चल सके भैया कि रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे वो इंडिया के अंदर आए, और कैसे अपने मार्केट इनोवेशन से, प्रोडक्ट की इनोवेशन से
आज मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर वो मार्केट लीडर के रूप में बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने ग्लोबली भी काफी ज्यादा प्रेजेंस बनाई हुई है, जिसके कारण कि वह वहां पे भी लीड कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सही खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।